बोले हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन्स आर इमिटेड? तो 6 है तो 6 इक्वल n-1 n-1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से n इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ तक आ पाए? इसका मतलब ओके सर, इतना तो क्लियर पता चल गया। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लाइक सैंपल है। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू पीजी बच्चे जो आप पास रहते हैं सबका तभी ठीक है राइट? आते रहिएगा। ये लोग बेचारे ठंडा इतना है कि सुबह सुबह तबीयत खराब हो जाता है, शाम तक ठीक हो जाता है। क्लास आया कीजिए। सैंपल है जिससे सारा पॉसिबिलिटी है। देख तो 6 लाइन में ड्रॉ कर दिया, ये तो 6 लाइन रहेगा। ओके, उसके बाद सर कुछ भी मुझे निकालना रहेगा, सबसे पहले अगर सैंपल आइडेंटिफाई हो जाए तो काम बन जाएगा। इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? इफ सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द सैंपल, तो क्या यहां से सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी निकाल पाएंगे एवरीवन? कितना होगा भाई? ये भी हो जाएगा। और सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या? यहां तक आ पाए? ये रहेगा ना? बोलिए। तो यहाँ से 13.6 जेड स्क्वायर 8/9, यहाँ से जेड का वैल्यू बताइए। देखिए तो सबका यहाँ पे जेड का वैल्यू 4 आया है मोटा मोटी। मतलब सैंपल है मेरा, बोलिए क्या है? बेरिलियम नहीं, बेरिलियम 3+ है, बेरिलियम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ना। तो सैंपल आइडेंटिफाई हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बन गया एवरीवन, फाइंड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सैंपल। तो सैंपल का सारा सैंपल किस स्टेट में था? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। 6 फोटोन्स आउट हो रहा था, तो कितना, कौन सा स्टेट नहीं पूछ रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो बी का आंसर क्या रहेगा? बी तो पहले ही सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक्साइटेड स्टेट, नॉट अ स्टेट। एक्साइटेड स्टेट ऑफ तो फोर्थ और ऑर्बिट को थर्ड एक्साइटेड बोलेंगे ना, तो आंसर में क्या लिखेंगे? बी का आंसर क्या रहेगा? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट या थर्ड एक्साइटेड स्टेट? लिख लीजिए। पार्ट सी, आयोनाइजेशन एनर्जी इनफिनिटी माइनस E1, सही है। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 माइनस 13.6 16/1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही आंसर रहेगा। उसके बाद डी का आंसर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, तो बाइंडिंग एनर्जी कौन सा स्टेट का? थर्ड स्टेट का पूछा जा रहा है। तो क्या लिख दें? ई इन्फिनिटी माइनस E3, ई इन्फिनिटी 0 माइनस 13.6 इंटू 16/9। क्या देखिए तो सही है? माइनस माइनस बिकम्स प्लस।
शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बिलोंगिंग टू द एबव ट्रांजिशन। इस 6 में से इस 6 का बात किया गया है, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट कौन सा रहेगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रहेगा 4 से 1 का, और लॉन्गेस्ट 4 से, वेरी गुड। अब इस बात पे आप लोग नहीं फंस रहे हैं, राइट? पहला बार फंस गए थे 2 से 1, बट यहाँ पे क्या रहेगा 4 से 3, करेक्ट है ना? तो क्वेश्चन नंबर ई का 1/λ लॉन्गेस्ट के लिए कहाँ से कहाँ तक? 4 से 3 क्या हो जाएगा भाई? RZ² 1/9 - 1/16, क्या डायरेक्ट कर दें? कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। Z² का वैल्यू 16 और 1/r का वैल्यू आपके हाथ में है 91.1 या 3 नैनोमीटर, यहाँ तक छोड़ दें हम। और यहाँ से 1/λ शॉर्टेस्ट इस 6 ट्रांजिशन में से, शॉर्टेस्ट के लिए क्या लिखेंगे? 4 से 1 तक कितना हो जाएगा? RZ² 1 - 1/16। फार्मूला लिखने में मैं आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। समझ में आ गया है? ठीक है, कैलकुलेशन घर पे कर लेंगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट इसमें ट्रिक यही था कि शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करें। यहाँ तक आइए। सीरीज लिमिट ऑफ ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज का बेस लाइन क्या होता है? ब्रैकेट का सबसे पहले होता है लाइमन बामर, उसके बाद पास्चन, उसको ब्रैकेट, राइट? तो सीरीज लिमिट का मतलब लास्ट लाइन। तो 1/λ इक्वल टू व्हाट? RZ² 1/ कितना हो जाएगा? R 16/16 मतलब R, तो लैम्डा कितना? 1/r 91.1, यही तो आंसर रहेगा। जी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वेव नंबर ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। देखिए तो कौन सा? वेव नंबर इसी को ऐसे इंडिकेट करते हैं ना, 1/λ, बट कौन सा लाइन? सेकेंड। अब माइनस बोलिए तो सही है, निकालिए वैल्यू बताइए, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ आर बताइए। क्या हो जाएगा? RZ², सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन का मतलब सही है ना, माइनस RZ², फर्स्ट लाइन ऑफ बामर का मतलब सही लिखे है?
आर जेड स्क्वायर सब में कॉमन ले लीजिए, दोनों में कितना हो जाएगा भाई ये वैल्यू 8/9, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5/36। तो r इंटू 16 क्या मैंने सही लिखा? सही है ना? यही तो आंसर रहेगा इन टर्म्स ऑफ आर। बाद में आर का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, चाहे आर का वैल्यू सेंटीमीटर में पुट करना हो या मीटर में, जो भी है रहेगा आंसर, जिसमें ऑप्शन रहेगा करेक्ट। चलिए एच, यहां तक हटाएं ऑनलाइन का स्टूडेंट। If second line of Balmer series of this sample is used to excite the helium plus ion already in ground state, then find the final excited state of helium plus। ये बात आपको समझ में आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? फिर से पढ़िए तो। यहाँ देखिए बेरिलियम 3+ ना, इसका कौन सा लाइन? सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन का मतलब n = 2, ये हो गया बामर का बेस लाइन 4 से 2 ना। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जो यहाँ से फोटोन आउट हो रहा है, करेक्ट, लाइन तभी प्रोड्यूस होगा ना जब डी एक्साइटेशन होगा, राइट। सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वेयर टू वेयर, 4 से 2। तो 4 से 2 इलेक्ट्रॉन जंप होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? फोटोन, करेक्ट है ना। लॉस ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? एनर्जी ऑफ फोटोन। तो सर एक ही फोटोन निकलेगा, सैंपल है तो बहुत सारा फोटोन, बहुत सारा इसमें बेरिलियम 3+ का यहाँ से यहाँ आएगा। इस फोटोन का यूज आप कहाँ पे कर रहे हैं? हीलियम प्लस में कर रहे हैं, और वो ऑलरेडी कहाँ पे है? तो इसका इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन दे दिए थे, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो ये जहाँ जाएगा उसका n का वैल्यू बताना है। तो सिंपल सा लॉजिक है सर, दिस एनर्जी गैप मस्ट बी इक्वल टू दिस एनर्जी गैप। लॉजिक हो गया ना, दिस एनर्जी गैप मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? दिस एनर्जी गैप। सबको कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यही तो था क्वेश्चन, चलिए यही बोल रहा था। नहीं, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? E4 - E2 ऑफ बेरिलियम 3+, यही तो एनर्जी ऑफ फोटोन रहेगा। और एक किसके बराबर होना पड़ेगा? En - E1, किसका? हीलियम प्लस का, करेक्ट। तो क्या दिस इक्वल टू दिस कर दें तो कितना हो जाएगा? 13.6 Z²। अगर यहाँ तक एग्री हैं तो आगे बढ़ूंगा। इक्वल टू 13.6, बट इसका Z² क्या रहेगा भाई? बेरिलियम 3+ का Z² है, Z²। एक इसका रहेगा हीलियम प्लस का 1 - 1/n² कर दें।
मैं एक ही बार वैल्यू पुट कर रहा हूँ माइनस माइनस प्लस करके, ठीक है। 13.6 से 13.6 कैंसिल करें, एक कितना रहेगा 16, एक कितना हो जाएगा भाई 3/16, इतना टाइम लीजिएगा, ठीक है। इक्वल टू 4 1 माइनस 1/n²। इस 16 से 16 कैंसिल हो गया, देन 3/4 इक्वल टू 1 माइनस 1/n²। तो 1/n² इक्वल टू 1 माइनस 3/4, हाउ मच, कितना 1/4। तो 1/n² इक्वल टू 1/4, देन n इक्वल टू वाट, प्लस माइनस 2, माइनस तो लेंगे नहीं, तो n का वैल्यू कितना 2। इसका मतलब कहाँ तक जा पाएगा, इसको करेक्ट आंसर क्या रहेगा एवरीवन, बोलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, आंसर क्या दें, सेकेंड बोले या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट पूछा गया था, ऐसा नहीं कि आंसर आ गया जल्दीबाजी में सेकेंड कर दिए। ऑर्बिट नंबर सेकेंड आया है तो उसका नाम एक्साइटेड स्टेट में क्या रहेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। चलिए नहीं, एक्चुअली में बहुत क्लियर कट बातों को समझाया जाता है, बच्चे तो इतना तो बात समझते होंगे। क्या बोला गया है कि 2 सब्जेक्ट में थर्ड सब्जेक्ट फ्री है, करेक्ट। अब उसमें है कि थर्ड सब्जेक्ट आप पढ़िए या नहीं पढ़िए, वो 2 सब्जेक्ट का है, वो थर्ड सब्जेक्ट दिया गया था, उसका मतलब अवेल करते हैं नहीं करते आपकी मर्जी है। अब उसमें लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड, नहीं समझे। तो आगे चल के सर एक सब्जेक्ट छोड़ दिया, अब तो मुझे नहीं देना पड़ेगा भाई, उसमें बोला गया था ना कि वो 2 सब्जेक्ट का फ्री है, उसमें थर्ड सब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है, आपकी मर्जी है। बट वो दो सब्जेक्ट का है, उसमें 2 लीजिए या 3 लीजिए, आपकी मर्जी है। एक प्रेफरेंस दिया गया था, वो मेरा प्लानिंग का पार्ट था कि मैं सारे सब्जेक्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट को बैलेंस करूँ, जैसे पार्ट ऑफ द मार्केटिंग, राइट। बट उसमें यूनिटी मेथड लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट था, बट उसको कॉन्सेप्ट को मैंने कुछ को जाता है, अच्छा तो आपने तो बोला था 3, नहीं वो 2 में 3, थर्ड वाला ऐसे ही था, आपकी मर्जी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आई, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स नॉट इन विजुअल रेंज। छः लाइन था ना भाई, 1 2 3 एंड 4। इसे बोला गया है आउट ऑफ 6 कौन सा कितना विजुअल में नहीं रहेगा, आउट ऑफ 6 कितना विजुअल में नहीं रहेगा। ये ऑनलाइन के बच्चों से भी क्वेश्चन है।
देखिए इसमें कॉमन मिस्टेक मैं बता रहा हूँ क्या होगा। बच्चे तो सोचेंगे कि तो ये दोनों लाइन तो बामर का है, तो ये दोनों विजुअल में हो जाएगा, बाकी ये 4 विजुअल में नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आंसर 4 लगा के आ जाएंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं? जो मैं बोल रहा हूँ वही सोच रहे हैं? करेक्ट। वो थीम था हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए? ये बात भूल गए? तो एक्चुअल में इसमें मैं क्या चेक कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, समझे कि कहाँ पे मिस्टेक हो सकता था? एक कॉमन मिस्टेक रहता कि बच्चे तो सोचते कि ये दोनों लाइन बामर का है, अब बामर का मतलब विजुअल, बट बामर का मतलब विजुअल हम लोग रटे हैं सिर्फ ओनली फॉर हाइड्रो, नॉट फॉर अदर। दूसरा के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सबसे लेस्ट इनर्जेटिक फोटोन कौन रहेगा? हाँ या ना? और अगर मैं प्रूफ कर दूं कि यही विजुअल में नहीं है, ये अगर यूवी में है, जो सबसे लिस्ट इनर्जेटिक है, करेक्ट, तो बाकी क्या, इस बाकी लाइन क्या विजुअल में जाएगा? इफ दिस लाइन बिलोंग टू यूवी देन इट प्रूव दैट ऑल लाइन ऑल्सो बिलोंग टू व्हाट? यूवी या उससे और भी उधर, राइट? ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसका वेवलेंथ बताइए तो। 1 बाई आई ब्रिलियम 3 प्लस के लिए ना, 1 बाई लैम्डा 4 से 3 के लिए क्या हो जाएगा? आर जेड स्क्वायर 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 16 कितना? 16 कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9 बाई 16 इंटू 9। सही है ना एवरीवन? 16 और 16 आपस में कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 7R। देन लैम्डा इक्वल टू व्हाट? मतलब 91 पॉइंट 7, यहाँ पे 9 रहेगा। चलिए, तो 91.1 इंटू 9/7, इसका नैनोमीटर में कैलकुलेट करके बताइए तो, तभी प्रूफ हो पाएगा। जल्दी से बताइए। वन 17.12 नैनोमीटर। भाई यहाँ देखिए, आउट ऑफ 6 सबसे जो बड़ा लैम्डा था वही 350 से कम है, करेक्ट? हाँ या ना? तो बाकी लैम्डा तो इससे छोटा ही रहेगा ना। तो क्या यहाँ से प्रूफ हो गया? और इसमें से आउट ऑफ 6 कोई भी लाइन विजुअल जोन में फॉल नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ लाइंस, क्वेश्चन क्या था? फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस नॉट इन विजुअल रेंज। करेक्ट आंसर इज 6। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 6। एक भी लाइन विजुअल रेंज में नहीं रहेगा। बट बच्चे का मिस्टेक क्या होगा? वो तो हाइड्रोजन वाला रटे हुए रहेंगे, बामर का मतलब विजुअल, बट बामर का मतलब विजुअल ओनली फॉर हाइड्रोजन, नॉट फॉर अदर। अदर के टाइम पे आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है? ये बढ़िया क्वेश्चन था। अभी जितना भी बनाया उसमें सबसे ट्रिकी क्वेश्चन यही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर जे आप लोग से बन जाएगा, तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन जे मेन में 2018 से 21 के बीच में आ चुका है, जो अभी मैं दे रहा हूँ। ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m moving along a circular orbit in a centrosymmetric potential field. In a centrosymmetric potential field. What is the meaning of centrosymmetric? तो सेंटर से सेम डिस्टेंस में वैल्यू सेम रहेगा, राइट? इसका मतलब है कि वो कैसा रहेगा? स्फीयर का जैसा या सर्कल का जैसा, राइट?
और उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है यू इक्वल टू के आर स्क्वायर बाई 2, ये बोला गया है। करेक्ट। यूजिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर यूजिंग द बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, using the Bohr quantization condition, find the radius, permissible radius, find the permissible radius। ये पूछा जा चुका है, दोबारा आ सकता है। ठीक है, देखिए भाई ध्यान से यहाँ देखिएगा, ए इक्वल टू वाट के आर स्क्वायर बाई 2। स्टूडेंट आप लोग को ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट वर्क पावर एनर्जी में जब आएंगे तो आपको ऐसे पढ़ाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू होता है माइनस डेली वाई डेल एक्स। ठीक है, वैसे ही एफ वाई इक्वल टू होता है माइनस डेली वाई। और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा तो क्या वहाँ से फील्ड फोर्स निकाल सकते हैं? तो अगर पोटेंशियल एनर्जी द फंक्शन ऑफ एक्स तो वहाँ से एफ एक्स निकाल लेंगे। बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी द फंक्शन ऑफ एक्स है या आर है, तो यहाँ पे एफ आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोर्स का रेडियल कंपोनेंट, फोर्स का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? के कांस्टेंट है। ऐसा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाले होंगे, ई आर इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, राइट। तो कितना हो जाएगा भाई? माइनस के आर। और ए फोर्स का रेडियल कंपोनेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है ना भाई। तो नेगेटिव का मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर या टुवर्ड द सेंटर। पॉजिटिव रेडियल डायरेक्शन होता है सेंटर से बाहर, और यहाँ पे मेरा कोई एक पार्टिकल है, राइट। तो यहाँ पे एफ फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स का मैग्नीट्यूड, एफ आर का मैग्नीट्यूड किधर है? कितना है? के आर। और लग किधर रहा है? टुवर्ड द सेंटर, अवे फ्रॉम द। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? टुवर्ड द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर? टुवर्ड द सेंटर, करेक्ट। तो क्या यहाँ बोल सकते हैं फोर्स टुवर्ड द सेंटर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही तो डेरिवेशन किए थे। तो इसका मैग्नीट्यूड मैं बोल रहा हूँ, नेगेटिव साइन तो वहाँ पे डायरेक्शन बता रहा था। तो क्या हम लोग के आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं? और जब डेरिवेशन कर रहे थे तो इसके बदले हम लोग लिख रहे थे वहाँ पे 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? जो दिया हुआ है, ये नहीं बोला गया है कि ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, मानना ऐसा है। तो एक फार्मूला तो ये हो गया। और सेकेंड क्या बोला गया है? इसमें अप्लाई कर देना है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोर मॉडल का। मतलब क्या? एम वी आर इक्वल टू वाट? एन एच बाई 2 पाई इक्वल टू वाट? एम वी आर। इसको अप्लाई करना है और इसको अप्लाई करना है, और तब रेडियस पूछा गया था, करेक्ट। तो क्या यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? सेकेंड को स्क्वायर करके फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, सेकेंड को स्क्वायर करके फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, करेक्ट है ना एवरीवन? जहाँ पे एन क्या रहेगा? ऑर्बिट मानेंगे। एन क्या मानेंगे? ऑर्बिट नंबर। तो स्क्वायरिंग लिखिए, स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकेंड डिवाइडिंग बाई फर्स्ट, स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड डिवाइडिंग बाई फर्स्ट कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर बाई आर। जितना कट कुट होता है उसको कट कीजिए और आर को एक तरफ, आप बाकी टर्म को एक तरफ कर दीजिए। तो आर इक्वल टू क्या आता है?
ये तो सबका ही आंसर आता है। यहाँ देखना है, ये ऊपर जाके आर क्यू हो जाएगा, यहाँ पे के आर रहेगा, वो आर जाएगा तो आर के पावर 4 नजर आएगा, ठीक है। और आर के पावर 4 रहेगा तो बाद में क्या हो जाएगा 1/4। ये पक्का ऑब्जेक्टिव आने का चांस रहेगा, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन से, जनरल ट्रेंड से अलग हट कर था। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अब इसमें इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज आपसे आर ही पूछा जाएगा, टोटल एनर्जी भी पूछा जा सकता है। तो टोटल एनर्जी के लिए क्या कीजिएगा सर, टोटल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करेंगे। एग्री? बोलिए हाँ या ना। पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, और यहाँ देखिए mv²/r = kr। इक्वेशन फर्स्ट को देखिएगा, यहाँ से ए भी लिख सकते हैं, mv² = kr², तो ½ mv² = kr²/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये भी पूछा जाएगा kr²। एग्री? इतना ही लिख के मत आ जाइएगा, वहाँ से r² आर का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। आर का वैल्यू निकाला है ना, तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू के, और r² के बदले कितना होगा n² 4π² km के पावर 1/4 रहेगा, या अब हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, बन जाएगा। चलिए अलग था, यहाँ देखना है, ये जो था ये by1 था, ये दिस था, ठीक है, नहीं समझे, इसलिए कीजिएगा तो R4 ही रहेगा। यहाँ के बाद तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, समझे क्या डाउट था, इस आर को इस आर से उड़ा रहे थे, खत्म नहीं होगा। इसलिए डिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इतना ही टाइम डिजर्व करता था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था, इस पर स्टार लगा दीजिए, आने के चांस रहेगा। और ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि 2018 से 21 को जो देखिए कभी आया हुआ है, 17 से देखिएगा। जेईई मेन में, नीट में आने का चांस थोड़ा कम बनेगा, ठीक है। नीट में आपका जो 23 नंबर दिया ना क्वेश्चन, उसी टाइप का आएगा। चलिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन बनाइए। वहाँ पे तो सेम नहीं था, तो वहाँ पे एक कंडीशन था कि पोटेंशियल फील्ड ऐसा रहेगा। अब इसमें तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लिया गया, सेम हो गया। ये एग्जैक्टली बोर मॉडल है क्या? बोर मॉडल का सारा एजम्पशन को फॉलो किया गया है, या वन ऑफ द एजम्पशन सिर्फ? क्वांटेशन का सारा एजम्पशन इसमें अप्लाई है? नहीं है। तो जैसा क्वेश्चन था वैसा उसमें हो गया। मैं ये नहीं बोला कि ये क्वेश्चन कम प्योर बोर मॉडल हो गया। एक सोचा, ये बोला गया कि अगर इसमें बस बोर मॉडल का वन ऑफ द थीम को अगर इसमें डाला जाए, सिर्फ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और बाकी इस कंडीशन को मिक्स किया जाए, तब क्या होगा। तो इस केस में पोटेंशियल काइनेटिक दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है पॉजिटिव। वहाँ तो पोटेंशियल पॉजिटिव था भी नहीं, राइट। और यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो गया है, पोटेंशियल डबल हो गया है। तो ये एग्जैक्टली प्योरली ये बोर मॉडल का क्वेश्चन नहीं है। इसमें बोर मॉडल और एक अलग थीम को मिक्स किया गया। अब बोला गया कि अगर इसमें बोर मॉडल क्वांटाइजेशन को अप्लाई कर दिया जाए, तब रेडियस का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन। 8th क्वेश्चन ले रहा हूँ।
फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी and the total energy in first and second orbit of hydrogen atom if potential energy in first orbit is taken to be 0। फिर से सुनिए क्वेश्चन को। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बट कंडीशन क्या लगाया गया है? if potential energy in first orbit is taken to be 0। एक क्वेश्चन नंबर HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज का। एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ऑर्बिट नंबर 1 में टोटल एनर्जी जितना ही होता है ना, ये टोटल एनर्जी है, तब पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो ऑर्बिट नंबर 1 का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 13.6 और पोटेंशियल एनर्जी 27.2। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना था भाई? 3.4। अब पोटेंशियल कितना था? माइनस में था ना, करेक्ट। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना था? करेक्ट है। तब पोटेंशियल कितना था? बोलिए। -3 पॉइंट कितना? ऐसे चलता रहेगा। क्वेश्चन में
बड़ा स्मार्टली बोला गया है कि इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी किसका, ग्राउंड स्टेट को अगर जीरो माना जाए, किसका, इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी का लेवल को लिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है। करेक्ट। इसका वैल्यू जीरो कब करेंगे होगा, जब इसको इतना अमाउंट से ऊपर लेके जाएंगे, जीरो पे पहुंचाएंगे। तो इसको अगर इस इंक्रीज करेंगे तो इसको इंक्रीज करेंगे तो सिर्फ इसी का इंक्रीज करेंगे या सबको इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन का कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन सिर्फ एक काम पोटेंशियल बोला गया है, सब में इतना जोड़ना पड़ेगा। समझ गए, सब में कितना जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ पोटेंशियल जोड़ना पड़ेगा, राइट। काइनेटिक जितना है उतना ही रखना है, बट पोटेंशियल लेवल को 27.2 से ऊपर लेके जाना है। तो जब ग्राउंड स्टेट का ऊपर लेके जाएंगे तो हर स्टेट का इतना अमाउंट क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ये इसमें ट्रिक था भाई। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। इसका पोटेंशियल अब कितना रहेगा, इसको जोड़िए, 27.2 में से 6.8 को माइनस कीजिए, कितना होगा एवरीवन, 4। सब लोग सुन पा रहे हैं ऑनलाइन के बच्चे? ट्रिक समझ पाए इसमें क्या था? इसका कितना होगा, करेक्ट है ना, 24.18। अब तब क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड, तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी जितना था उतना ही रहेगा, सेकेंड ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी जितना था उतना ही रहेगा, थर्ड ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी जितना था उतना रहेगा, बट फर्स्ट ऑर्बिट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। सेकेंड ऑर्बिट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्ड ऑर्बिट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 24.18। करेक्ट। अब इसमें इस एजम्पशन के साथ, इस कंडीशन का टोटल एनर्जी भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, तो टोटल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट का क्या रहेगा, तो टोटल एनर्जी कितना होता है, दिस प्लस दिस। तो टोटल एनर्जी इस एजम्पशन के साथ, ये भी आ सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। तो टोटल एनर्जी E1 का कितना रहेगा, 13.6, और टोटल E2 का क्या रहेगा, दिस प्लस दिस कर लीजिए, 20.4 और प्लस 3.4। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, राइट। तो कितना हो जाएगा, 23.8। और E3 कितना रहेगा, 24.18 और प्लस 1.51, कितना हो जाएगा, 1.51, कितना हो जाएगा, 9, 6, 25.1। तो इस पे भी स्टार लगा दीजिए। ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझ में आ गया ना सबको? इसका मतलब इस क्वेश्चन में काइनेटिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। ए लिथियम एटम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन। ये भी HC ब्रह्मा का ही क्वेश्चन है। ए लिथियम एटम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन। लिथियम आयन नहीं बोल रहा हूँ, लिथियम एटम बोल रहा हूँ, राइट। सपोज दैट 2 electrons move close to the nucleus. Suppose that 2 electrons move close to the nucleus, making up a spherical cloud around it.
Suppose that two electrons move close to the nucleus, making up a spherical cloud around it, and the third moves outside this cloud, and third moves outside this cloud in a circular orbit, outside this cloud in a circular orbit, full stop. Bohr model can be used for the motion of this third electron but n equal to 1 state are not available to it. Bohr model can be used for the motion of third electron, but n equal to 1 is not available for it. Full stop. Calculate the ionization energy of lithium in ground state using the above picture. Calculate the ionization energy of lithium in ground state using the above picture. क्या इसको आप लोग ट्राई करेंगे? कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या निकालना है? बस जो पिक्चर दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग आयोनाइजेशन एनर्जी लिखना है, बनाना है। देखिए, ड्यू टू टाइम कंडीशन मैं ही इसको सॉल्व करता हूँ। लिथियम यही है ना भाई, 1s2 करेक्ट। और लिथियम में कितना प्रोटॉन है? बातों को समझिएगा, कितना प्रोटॉन? ऐसा हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, स्क्रीनिंग इफेक्ट जेड स्टार, ठीक है। तो बोला गया है कि यहाँ पे 1s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसका क्लाउड बना हुआ है। ए इलेक्ट्रॉन तो 1s में ही रहेगा ना, राइट। अब बाकी ए इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? n इक्वल टू 2 में थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बोला गया है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था 1s वाला, 1 का ऑर्बिट नंबर 1 का, वो इसको उस पूरे न्यूक्लियस के चारों तरफ बादल के साथ छाया हुआ है, करेक्ट। बट थर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बाहर है। तो इसको बोर मॉडल का जैसा मानकर इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ देखिए, तो इसका ऐसे जेड है 3, क्या है? बट जेड मानेंगे 1। बोलिए क्यों? 3 प्रोटॉन में से, मतलब इसको बोर मॉडल ही बना देना था। तो बोर मॉडल वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ना। तो सर 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का 2 प्रोटॉन से कैंसिल कर रहे हैं। यही पिक्चर दिखाया गया था, करेक्ट। तो ओवरऑल इसमें कितना प्रोटॉन का चार्ज बचेगा? 1 का बचेगा। मतलब और प्रोटॉन अगर 1 है तो जस्ट लाइक हाइड्रोजन। लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना, तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ग्राउंड स्टेट होता है ऑर्बिट नंबर 1, बट यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 1 से स्टार्ट होगा चीज़ें। या ऑर्बिट नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन तो इसको क्या कर रहा था? बादल के साथ छाकर इसको खत्म कर रहा था, राइट। तो अब मेरा लोएस्ट एनर्जी स्टेट कौन सा रहेगा? ऑर्बिट नंबर 2 रहेगा। एक परफेक्टली कैसा नजर आ रहा है? जो एजम्पशन बोला गया उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोजन। तो जेड इक्वल टू 3 लेंगे या जेड इक्वल टू 1 लेंगे? 1 लेंगे। तो जेड इक्वल टू कितना मानना है भाई? 1। और यहाँ पे मेरा ग्राउंड स्टेट क्या रहेगा? n इक्वल टू 2 रहेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था? इनफिनिटी माइनस जनरली E1 लिखते थे, अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? E2 लिखना पड़ेगा, करेक्ट। 0 माइनस 13.6, जेड स्क्वायर के लिए 1 ही लेना है।
तो करेक्ट आंसर कितना रहेगा? दिस इज द करेक्ट आंसर। लिखे तो एन इमेजनरी पार्टिकल हैज ए चार्ज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इमेजनरी पार्टिकल हैज ए चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन and mass 100 times the mass of electron, and mass 100 times the mass of electron. Full stop. It moves in a circular orbit around a nucleus. It moves in a circular orbit around a nucleus of charge, यहाँ देख लीजिएगा, फोर ई। तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, सेम है। टेक द, लिखिए, एज्यूमिंग दैट बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू दिस सिस्टम, एज्यूमिंग दैट बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू दिस सिस्टम, derive the expression of radius of nth orbit. Derive an expression for radius of nth orbit. Derive the expression of for radius of nth orbit. Our second question, find the wavelength of radiation. Find the wavelength of radiation emitted when the particle jump from fourth orbit to second orbit. Jump from fourth orbit to second orbit. यहाँ पे देखिए, जो इतना ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन और इस क्वेश्चन में बोर मॉडल में जो डेरिवेशन किए हैं और इस क्वेश्चन में ओनली डिफरेंस क्या है? मास। बाकी जेड तो वहाँ भी ले रहे थे ना, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना रहेगा? 4। अब एक मिनट, रेडियस का पैरामेट्रिक फॉर्म, अब डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, रेडियस का पैरामेट्रिक फॉर्म का एक्सप्रेशन बताइए। वो तो कैलकुलेट करके ना, वो आर नोट क्या था पैरामेट्रिक फॉर्म में, न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल तो मुझे भी याद है 0.529 एंगस्ट्रॉम, एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर बाई कब रटोगे भाई, एग्जाम खत्म हो जाता है। पैरामेट्रिक फॉर्म का चीज़ें कम से कम रट लेना चाहिए ना। करेक्ट। देखिए आपको मैं थोड़ा डेरिवेशन से बचा रहा हूँ। इसमें एम स्टैंड फॉर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का काम यहाँ पे मास ऑफ द पार्टिकल करेगा, है ना। यहाँ पे एम का काम, एम था मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन है या पार्टिकल है, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर माना गया है, तो नहीं था कि यहाँ पे एम की जगह पे एम पी करेंगे
अब समझ में आया कि पैरामेट्रिक फॉर्म से क्या फ़ायदा होगा। अब वो टर्म किसके लिए यूज हुआ वो याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में नहीं तो 5 मिनट तो डेरिवेशन करने में लग जाएगा। अब उसका लाभ उठा लिए, समझे नहीं समझे। यहाँ पे m था, अब यहाँ पे बाकी तो सब कुछ डिटो सेम रहेगा। एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई 100 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e स्क्वायर n स्क्वायर बाई जेड लिख सकते हैं, करेक्ट। 100 को बाहर निकालते हैं। अब ये वैल्यू आपका आर नॉट है जो आप जानते हैं, करेक्ट है ना। तो अब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आर नॉट बाई 100 n स्क्वायर बाई जेड, जहाँ पे आर नॉट जो आप जानते हैं वही रहेगा, करेक्ट। ये होगा एक्सप्रेशन। अब तब इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा व्हाट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस, मतलब जो इमेजिनरी बल्ब बनाया है उसका फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना दिखेगा, आर नॉट 1 का स्क्वायर बाई यहाँ पे जेड 4 लेना था ना, निकलेस में कितना था 4 ही था, तो जेड इक्वल व्हाट, ये आंसर रहेगा। कितना वैल्यू 0.529 और डिवाइड बाई 400। तब समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में और क्या निकालना था, वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक के लिए, फोर्स से 1 मिनट। आर का वैल्यू क्या था पैरामेट्रिक फॉर्म में, करेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग जानते थे। अब पार्टिकल के लिए, अब यहाँ पे m के बदले मास ऑफ द पार्टिकल रहेगा। अब मास ऑफ द पार्टिकल के लिए क्या लिख सकते हैं 100 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या 100 को बाहर कर दें, एच की था, ऐसा कर सकते हैं। और इसका वैल्यू हम लोग को रटा हुआ है, राइट। अब यहाँ जो नया आर बन रहा है इस इमेजिनरी वर्ल्ड का, वो जो हम लोग आर जानते हैं उससे इतना ज़्यादा रहेगा। नहीं समझे बात। तो जो नया रेडबर्ग कांस्टेंट इसमें दिखेगा वो क्या रहेगा, और इस आर का वैल्यू हम लोग को पता है। इस आर का वैल्यू हम लोग को 1 वाई आर या आर पता है। इस आर का वैल्यू कितना था 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, राइट। तो ये नया आर ऐसे रहेगा, क्योंकि आर पता रहेगा तो हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं फास्टली, राइट। तो यहाँ पे आर यूज करेंगे, वो पहले वाला आर या ये नया वाला आर, नया वाला आर। तो ये अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में रटा रहेगा तो आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। ए मस्ट स्टैंड फॉर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बदले क्या काम करेगा, मास ऑफ द पार्टिकल, करेक्ट। कहाँ से कहाँ तक भाई, 4 से 2। तो 4 से 2 के लिए ये वाला आर यूज करेंगे या हम लोग न्यू वाला आर, जेड स्क्वायर 4 से 2 ना। चलिए बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ व्हाट, पैरामेट्रिक फॉर्म में रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले आपसे पैरामेट्रिक फॉर्म में याद है या नहीं है वो खुद पूछ लेंगे, और ना चाहते हुए भी आपको डिराइव करिएगा तो एक ही क्वेश्चन में 5 मिनट लग जाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में याद रहेगा तो 1 सेकंड में ये लिखिएगा, दूसरा सेकंड में इसको प्लेस कर दीजिएगा। अब मैं कहीं पे क्वेश्चन, यहाँ देखिए, यहाँ तक सॉल्व घर पे कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। सॉल्यूशन तो समझ में आ गया। ऑनलाइन का स्टूडेंट शहबाज ज्वाइन कोई है, नहीं क्यों भाई। अब 12th क्लास के एक बच्चे को मुझे नाम लेना पड़ेगा। क्या समस्या है,
नहीं वही मैं बर्नली ज्वाइन किए हुए है। दर्शना वैस, यस। जिज्ञास, जिज्ञास ज्वाइन किए हुए है, यस। रुद्रांग, मैं भी रिवीजन कर रहा हूँ नाम का। नहीं, कल ही इनको समझा रहे थे, देखे थे कि ज्वाइन कर लीजिएगा, आज फिर से गायब हो गए। कहीं गए हैं? नहीं, लास्ट मोमेंट में ही सबसे ज़्यादा रहता है सिंसियरिटी। क्लास, हर क्लास करना चाहिए। अब उसमें मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करूँगा, सब लोग अपना अपना प्लानिंग सेट कर लेते हैं कैसे रिवीजन करना है। ये किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं, लेकिन क्लास कीजिए, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दीजिएगा। सुबह शाम तक भी पढ़ाते रह जाएंगे तो वो भी आपके लिए निगेटिव हो जाएगा। धीरे धीरे करके अगर सब कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि ये सब इस टाइप से सिखाने के लिए तो टाइम चाहिए ना भाई। फरवरी में रहता सेकेंड टर्म तो दूसरी बात है, अभी तो डेट ही नहीं निकला है, राइट। अभी तो कोरोना ही ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं कभी 2 लाख आता है, कभी 1 लाख आ जाता है, राइट। अभी तो ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा है, हालांकि उसका इफेक्ट अब उतना नहीं है, बट फिर भी एक माहौल में डर है। सेकेंड वैक्सीनेशन लग जाएगा बच्चों को तो ठीक रहेगा। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, मैं इस बात पे था कि मैंने एक क्वेश्चन फेस किया था जिसमें बोला गया था कि जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है, एक इमेजिनरी पार्टिकल है, बट उस बाकी सब कुछ डिट्टो एज इट इज जैसा बोर मॉडल में, बट जो इमेजिनरी जो पार्टिकल है जो घूम रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक ही पार्टिकल है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के जैसा ही है, बट उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन से डबल है। उसका चार्ज किससे डबल है? इलेक्ट्रॉन से डबल। तब 4 से 2 रहता, तब क्या आंसर पे तब नया रेडबर्ग कांस्टेंट क्या बनता? मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, मास भी इलेक्ट्रॉन के, बट चार्ज क्या कर दिया मैंने? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डबल। तो जो नया आर रेडबर्ग कांस्टेंट नजर आता, जो हम लोग आर जानते हैं, उसके रेस्पेक्ट में नया वाला का वैल्यू क्या रहता? ज़्यादा रहता। कितना रहता वो पूछ रहे हैं? ज़्यादा रहता। वेरी गुड, प्रीवियस के रेस्पेक्ट में 4 टाइम ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे ई के पावर जो 4 आता है उसमें ई स्क्वायर प्रोटॉन का रहता है, ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का, जहाँ से डेरिवेशन फर्स्ट लाइन से, राइट। देखिए दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेरिवेशन। ई के पावर 4 में सारा ई इलेक्ट्रॉन के लिए यूज किया गया है या आधा प्रोटॉन के लिए आधा इलेक्ट्रॉन के लिए है? तो बोला कि इसका क्या गया था, इससे जो घूम रहा है उस सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चार्ज को डबल कर दिया गया। तो मिस्टेक क्या रहेगा, कॉमन मिस्टेक क्या रहेगा? 16 R कर देंगे। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 4R। समझे नहीं समझे? समझ गया तो लिख लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हम लोग कमाल कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे। लिखिए क्वेश्चन, समझे ना? क्वेश्चन खुद से बनाइए। इफ चार्ज ऑफ द पार्टिकल बिकम्स डबल द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाकी सब कुछ एज इट इज, देन रेडबर्ग कांस्टेंट का नया रेडबर्ग कांस्टेंट जो बनेगा उसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा? पहले वाला के रेस्पेक्ट में कितना टाइम ज़्यादा रहेगा? 4 टाइम्स। वो भी लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ई के पावर 4 में ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का, ई स्क्वायर प्रोटॉन का था। प्रोटॉन को नहीं कुछ बोला गया है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला गया था। इसलिए एटलीस्ट यहाँ देखिए रेडियस का पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि रेडियस का याद रहेगा तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा। रेडियस का पैरामेट्रिक फॉर्म और रेडबर्ग कांस्टेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म रट लेना है। बाकी रटे या नहीं रटे, बट 2 का रटना है। और रटकर ये भी देखना है कि उसमें जो एक्सप्रेशन था किसके लिए स्टैंड करता है। एम स्टैंड फॉर व्हाट? ई के पावर 4 में किसके ई के पावर 4 क्या सारा का सारा इलेक्ट्रॉन के लिए है,
या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए है? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग का मतलब क्या? घूम रहा है। एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर under the influence of constant magnetic field. Under the influence of constant magnetic field of a strength B, यहाँ देखिएगा, constant magnetic field of a strength B. Under the influence of constant magnetic field, यहां देखिए B, करेक्ट। सपोज द एज्यूमिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोर मॉडल, एज्यूमिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोर मॉडल, एज्यूमिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोर मॉडल, मतलब एक यहां देखिए फोर्स एक घूम रहा है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, बट उसमें एक एक्स्ट्रा मिक्स करने के लिए बोला गया है, सिर्फ एक ही चीज़, कौन सा? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोर मॉडल। देन फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस आर, देन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस आर। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। मैंने कहने का मतलब है कि रेडियस का एक्सप्रेशन निकालिए, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालिए। The potential energy of interaction between magnetic moment of orbit, the potential energy of interaction between magnetic moment of orbital current due to the electron moving in its orbit, due to the electron moving in its orbit and the magnetic field। फिर से क्वेश्चन समझ, हाँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्बिटल करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन इट्स ऑर्बिट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऑर्बिटल करंट का पोटेंशियल एनर्जी बी फील्ड में। एक मिनट रुकिए, एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन, पोटेंशियल किसका? जो करंट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वजह से करंट का फ्लो होगा, राइट। अब वो करंट का नहीं लगता है क्लोज लूप में है, तो क्लोज लूप में एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है, राइट। मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक मोमेंट का यही था ना फॉर्मूला, -m.b। ये निकालने के लिए बोल रहा हूँ, -m.b एक फार्मूला है। अच्छा आप लोग तो पढ़ाए हैं। लास्ट, द टोटल एनर्जी ऑफ द अलाउड एनर्जी लेवल। वो टॉर्क के लिए होता है। किसके लिए होता है? टॉर्क के लिए। क्रॉस करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा ना, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ बोलिए स्टूडेंट। लास्ट पार्ट ये है फाइंड आउट टोटल एनर्जी। लास्ट पार्ट है फाइंड आउट टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन।
चलिए सॉल्व कीजिए मन लगाकर। मैं सॉल्व करूँ या आप लोग ट्राई करना पसंद करेंगे? ट्राई कीजिए। नेक्स्ट 2 क्लास बोर मॉडल का मेडिकल वाले बच्चों के लिए नहीं, 12th क्लास के सारे बच्चे क्लास करेंगे। ड्रॉपर बैच के बच्चे नेक्स्ट 2 क्लास आप लोग के लिए जो रहेगा बोर मॉडल का, जो 12 के साथ कंबाइंड होता है, ऑप्शनल है मेडिकल वाले के लिए खास करके। और करते हैं नॉलेज बढ़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर डायरेक्ट उसका एक रिजल्ट मैं बता दूंगा और कोलिजन पे मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा। ठीक है, कि कोई 2 हाइड्रोजन एटम रेस्ट में है, एक रेस्ट में है, एक मूविंग है, तो कोलाइड करेगा तो नेक्स्ट कहाँ तक जाएगा, कितना काइनेटिक से कोलाइड करना चाहिए, कि उसका मिनिमम काइनेटिक क्या होना चाहिए इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। इन सब बातों पे क्वेश्चन करेंगे, तो ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपका नीट में इतना लेवल तक क्वेश्चन आएगा। बट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पार्टी की चार्ज पार्टिकल सिर्फ सर्कल में घूम रहा है, उसका हेलिकल पाथ नहीं है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर जा रहा होगा। तो यही था ना, R = mv/qb। R = लिख सकते हैं, एग्री? बहुत आसान था भाई। एक तो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड से आ गया, और mvr = nh/2π। क्वांटाइजेशन को भी अप्लाई करना था। mv के बदले nh/2πr लिख सकते हैं, करेक्ट? तो mv का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो r = क्या हो जाएगा, nh/ बोलिए 2πr/EB। इतना आसान था। तो r = व्हाट, h/ बोलिए 2π/EB।
n के पावर हाफ। ये बहुत टफ था, अब ऑब्जेक्टिव नहीं डिजर्व करता है। इसको अप्लाई कर दिए, राइट। मैं फोर्स इसको डायरेक्ट लिख दिया हूँ, हालांकि फोर्स से ही आया है, बट मुझे पता है इसे डायरेक्ट लिख दिया, करेक्ट, आर्क का। और यहाँ पे एम बी आर इक्वल टू NH/2 दोनों को सर्टिफाई करके मैं आर, अब यहाँ पे आर क्या निकल गया, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। यहाँ तक सही है। चलिए अब यहाँ देखिए, आर का एक्सप्रेशन आपके हाथ में आ गया, और क्या निकालने के लिए बोला गया है, काइनेटिक एनर्जी। तो भाई तो यहाँ देखिएगा, एम भी इक्वल टू क्या है, एम भी NH/2 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं सर, हो जाएगा। तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, करेक्ट। और आर स्क्वायर वहाँ पे करके इसका बाहर का वैल्यू पुट, यहाँ पे एम बी, एक मिनट रुक जाइए, एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दें 8 हो जाएगा। यही तो मेरा काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट बनेगा, सही है ना। और यहाँ पे आर आर को वैल्यू वहाँ से फिर पुट करना पड़ेगा, तो आर का वैल्यू पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर m, और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, NH/2 पाई EB। कट कुट के कितना बचेगा एवरीवन, पाई से पाई कैंसिल करें, राइट, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, ये 4 रहेगा, ऊपर में क्या जाएगा, h से h भी तो कैंसिल होगा, ये रहेगा ना EBH, और डिवाइड बाई 4 पाई m, n भी तो रहेगा भाई यहाँ पे। दिस एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक इन nth ऑर्बिट, n को चेंज करते रहिए। करेक्ट हो गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्या निकालने के लिए बोला गया है, एक मिनट ध्यान सुनिएगा। सबको यहाँ देखना है। मान लेते हैं कोई तो एक फील्ड लेना पड़ेगा, मैंने कोई फील्ड मान लिया, क्रॉस फील्ड मतलब नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करेंगे तो कैसे घूमेगा, सर्कल में तो घूमेगा, बट ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा भाई, फोर्स इक्वल टू द क्यू भी क्रॉस बी, जहाँ तक मुझे पता है। नहीं, यहाँ पे क्यू भी क्रॉस बी करके डायरेक्शन से बताइए, ऊपर नीचे फोर्स लगेगा, नीचे आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस से। सही है स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसे घूम रहा है, करेक्ट, तो करंट का फ्लो कैसे होगा, अपोजिट ना, राइट, करंट का फ्लो अपोजिट। क्या करंट आप निकाल पाएंगे,
कैसे? ई बाई टी, ई बाई टी, और टी के लिए 2 पाई आर वाई भी। और आप और ये तो हम लोग को पता है एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये तो अप्लाई करना ही था ना। एम वी आर इक्वल टू वाट? एन एच बाई 2 पाई। तो यहाँ देखिए आप एक काम कर सकते हैं, मैं थोड़ा शॉर्टकट कुछ खोज रहा था कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जल्दी से निकल जाए। टाइम यहाँ तो आर तो हम लोग को एक हाथ में है ना, आर तो हम लोग के यहाँ पास है। चलिए करंट निकाली तो कोशिश कीजिए। मेरा लास्ट पाया तो भाई यही है, हाफ एम बी स्क्वायर निकला हुआ है, राइट। तो यहाँ से भी निकल जाएगा भाई, भी निकल जाएगा ना। अब भी निकल जाएगा तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। आर का एक्सप्रेशन भी तो आपको पता है, 2 पाई आर भी यहाँ से निकाल लीजिएगा, ये टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हो गया। और करंट के लिए ई बाई टी कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, मैं थोड़ा आइडिया देकर छोड़ देता हूँ, हो पाएगा ना कैलकुलेशन। अब करंट आपके हाथ में है, अरे डायग्राम अगर नहीं बनाते ना तो आप जब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर, बोलिए आउटवर्ड, किधर है, वैल्यू कितना आई इंटू एक काम करते हैं स्टूडेंट, शायद कुछ कैंसिल भी हो सकता है। करंट के लिए ई बाई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 2 पाई आर बाई भी, मैग्नीट्यूड्स के लिए से बात कर रहा हूँ। अब पाई आर स्क्वायर हो सकता है थोड़ा आसान हो जाए, ई भी, अब पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ई भी आर वाई 2। अब वी आर तो हम लोग के पास है, देखिए कितना लाइफ आसान हो गया, बहुत कैलकुलेशन से बच गया है। मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड के लिए मैंने ये काम किया और लास्ट में क्या बचा, ई वी आर बाई 2। और यहाँ से वी आर के लिए लिख सकते हैं ना, एन एच बाई 2 पाई एम। नहीं तो फिर बहुत लेंदी कैलकुलेशन होता है कि यहाँ से आर को निकाल कर वहाँ पुट करते हैं, ये बहुत स्मार्टली आ गया है। हम लोग वी आर का वैल्यू पुट करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो वैलिड है यहाँ पे, राइट। तो ई, अब वी आर का बदले कितना लिख दें, एन एच बाई 2 पाई एम, और यहाँ पे 2 तो बचा हुआ था ना, यस। ऑनलाइन का स्टूडेंट समझ में आया। मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन किधर रहेगा, तो डायरेक्शन के लिए एम के कैप, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, माइनस एम डॉट बी। अब एक मिनट, अगर ये डायग्राम नहीं बनाते तो आपको लगता है कि एम और बी के बीच में एंगल 0 नहीं, तो सर डॉट करते, तो डॉट करते तब भी, डॉट करते और उसमें इलेक्ट्रॉन को भेजते। यहाँ से आप सीखिए कुछ, अगर डॉट फील्ड भी लेते आउटवर्ड फील्ड और फिर भी इलेक्ट्रॉन भेजते तब भी उसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट अब बी ऑलवेज 180 पे ही रहता। वजह, डॉट करते इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंकते
तब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता, ऐसे, तो करंट कैसे हो जाता, क्लॉकवाइज। करेक्ट है ना। इसका मतलब है कि यहाँ से जनरलाइज एक चीज़ सीख रहे हैं कि किसी भी बी फील्ड में अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे परपेंडिकुलरली तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा और बी फील्ड ऑलवेज 180 पे रहेगा। एग्री है ना, यहाँ से सीखने को मिल रहा है। करेक्ट। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, एम डॉट बी, तो एम बी कॉस 180 माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और एम का वैल्यू आपके हाथ में है यहाँ पे। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बढ़िया क्वेश्चन हो गया आप लोग के लिए। ई एन एच बाई 2 पाई एम बी, क्या बोले, 4 पाई एम। तो आप पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लिए एज ए फंक्शन ऑफ एन, काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास है एज ए फंक्शन ऑफ, एक मिनट रुकिए और देखिए तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिफरेंट है सेम है, ये भी चांस की बात है कि सेम हो गया है, राइट। ये भी तो ऑब्जेक्टिव एडवांस में आ सकता है, डिफरेंट है सेम है। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल एनर्जी तो यही रहेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट। तो सर ये तो पोटेंशियल एनर्जी करंट का था, तो भाई करंट किसका था, इलेक्ट्रॉन का ही तो था। वो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली करंट का है या एक्चुअली इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो करंट था। करेक्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा ई एन एच बी बाई 2 पाई एम, दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ तक बोर्ड में नहीं आएगा भाई, घबराने की बात नहीं है। दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन फॉर जेईई मेन और एडवांस का ऑब्जेक्टिव। ना नीट में कभी नहीं आएगा, आप लोग डरिए मत। नीट में इतना टाइम रहता है दिमाग लगाने का, कैसे फेंकेंगे कैसे जाएगा, इतना टाइम लगता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़िए, बायो पे ध्यान दीजिए। नहीं आएगा वो नीट में, बट जानने में हर्ज क्या है, जान के दो अच्छा ज़्यादा पढ़ लिए तो उससे कोई तो खराबी तो हुआ नहीं। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास ड्रॉपर के मेडिकल वाले बच्चों के लिए ऑप्शनल रहेगा, बट बाकी के लिए कंपलसरी रहेगा। कुछ कोलिजन का क्वेश्चन करेंगे, और वो ऐसा क्वेश्चन करोगे जो टाइप है भाई, आज से 30 साल पहले पूछा जा चुका है, दोबारा आने का चांस रहेगा। अरे एक बार नहीं, रिपीटेडली पूछा गया है।